एक दिन में और मेरी बीवी खाना खा रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी बीवी कहने लगी कि घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मुझे वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है और अभी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए बावर्ची खाने के बराबर में एक छोटा सा कमरा बनवा सकते हो जिसमें ये तमाम काट के बाहर रख दिया करूंगी। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी जेब में फिलहाल गुंजाइश नहीं थी कि मैं उसकी यह ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैंने इससे 2 महीने का वक्त मांगा और इन 2 महीनों में मैंने अपने काम के वक्त को दुगना कर दिया और अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने का पूरा इरादा कर लिया। जैसे ही 2 महीने खत्म हो गए, मैंने कुछ दिनों में ही बावर्ची खाने के बराबर में इसकी मर्जी के मुताबिक एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। मैं रोजाना मामूल के मुताबिक काम पर जाता था, मगर जब से वो कमरा बनवाया था तब से मुझे अपनी बीवी का रवैया अपने साथ कुछ गैर मामूली सा महसूस होने लगा। वो काफी चिड़चिड़ी रहने लगी थी और अक्सर मैंने इसे अकेले में रोते हुए भी देखा था। मेरा ध्यान हरगिज इस तरफ नहीं गया था कि इसके रवैया की वजह वो छोटा सा कमरा भी हो सकता है। हम दोनों में कभी भी किसी भी बात पर इतने साल लड़ाई नहीं हुई। हालांकि हमारे यहाँ औलाद भी ना थी, ना कभी मैंने इसे ताना दिया और ना ही कभी मेरी बीवी ने इस बात पर नाशुक्री का इजहार किया। हम अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों से बेहद खुश थे। मैं अपनी कम तनख्वाह में भी अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश किया करता था। कभी इसे गजरे लाकर देता तो कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे। इन दिनों उसे ना घूमने फिरने का शौक था, ना ही वो मुझे अपनी छोटी छोटी फरमाइशें किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने इसे कहा कि मैं उसे डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वो मेरी बात मान गई। हम डॉक्टर की तरफ गए तो डॉक्टर ने मेरी बीवी के रवैया की वजह परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान हुआ कि ऐसा क्या हो गया। मैंने इससे बात की तो उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि यह परेशानी औलाद न होने की वजह से है। जब मैंने इसे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ तो इसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी की इस बात से बहुत हैरान हुआ और मैंने इससे वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं है। मैं और भी हैरान हो गया कि इस छोटे से घर में इसे खाना पकाने के अलावा और छोटी मोटी सफाइयों के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक रोज मैंने अपनी बीवी से दफ्तर जाते हुए कहा कि आज मैं घर पर जल्दी आ जाऊंगा और साथ मेरे कुछ दोस्त भी होंगे, तो तुम चाय का इंतजाम कर लेना। मेरी इस बात पर मेरी बीवी मुझ से बहुत खफा हुई और इस बात पर हम खूब लड़े। ये पहली मर्तबा नहीं था कि मैं अपने किसी दोस्त को चाय पर लाया हूँ। इससे पहले जब भी मैं अपने दोस्त को चाय पर बुलाता था, मेरी बीवी चाय के साथ कुछ छोटा मोटा एहतमाम भी कर लेती थी। लेकिन आज खिलाफ मामूल मेरी बीवी की इस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। बहरहाल मैंने इस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त को साथ लाने का इरादा मुलतवी कर दिया। कई दिनों तक हम में नाराजगी रही। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेरी बीवी का रवैया क्यों बदलता जा रहा है। इसी दौरान एक दिन मुझे सख्त बुखार हो गया। काम पर जाने के भी काबिल नहीं रहा। मेरी बीवी ने मेरी खूब खिदमत की, लेकिन वो मुझे बहुत परेशान सी लगती थी। ज्यादातर वक्त किचन में ही गुजारा करती थी। मुझ में इतनी नकाहत थी कि उठकर भी उसकी मदद नहीं करवाता था। वो मेरी बहुत खिदमत करती थी। एक दिन मैं गुस्ल खाने की तरफ जा रहा था तो देखा कि मेरी बीवी बावर्ची खाने के पास बैठी रो रही है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। बहुत पूछने के बावजूद भी इसने मुझे कुछ वजह नहीं बताई। मुझे लगा कि वो मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। अगले दिन मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि एकदम से खांसी आने से मेरी आंख खुल गई और मैंने कुछ सरगोशियों की आवाज सुनी। मैं बहुत ही हैरान हुआ कि मेरी बीवी और मेरे अलावा तो इस घर में कोई है ही नहीं, तो ये सरगोशियां किसकी हैं? मेरी बीवी किससे बात कर रही है? मैं उठकर बावर्ची खाने की तरफ गया, लेकिन मुझसे ज्यादा चला ना गया। मैं दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज लगाई। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। उन कुछ दिनों मैंने इसे बहुत सी मर्तबा सुबह बावर्ची खाने के बराबर
बनाए हुए कमरे से बाहर निकलते देखा, लेकिन मेरी बीवी ने नहीं देखा था कि मैंने इसे देख लिया। एक दिन मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं बावर्ची खाने में पानी पीने के लिए गया तो मैंने अपनी बीवी को वहां नहीं पाया। मैं बावर्ची खाने से बाहर आकर उसे ढूंढने ही लगा था कि वो बावर्ची खाने के बराबर बने हुए कमरे से निकली और मुझे देखते ही घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने जब भी इसे बावर्ची खाने के बराबर वाले कमरे से निकलते देखा था तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई काम से ये इस कमरे में जाती है। लेकिन आज इसके माथे के पसीने ने मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वहां सामान रखने गई थी। मैंने बात को वहीं खत्म कर दिया। मैं अपनी बीवी से मजीद बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में उसने मेरी खूब खिदमत करके मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद जब मैं दफ्तर के लिए उठा तब भी बीवी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वो बावर्ची खाने में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। जब मैं बावर्ची खाने में गया तो वो वहां भी मौजूद न थी। मैंने गुस्ल खाना और घर का कोना कोना चेक कर लिया, मगर मेरी बीवी कहीं मौजूद न थी। अभी मैं घर से बाहर परेशानी में निकलने ही वाला था कि कुछ आवाजें मेरे कानों में पड़ी। मुझे वो आवाज समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ आया कि ये आवाजें इसी गैर मामूली कमरे से आ रही थी। मैंने दरवाजे को खोलना चाहा तो वो अंदर से लॉक था। मुझे काफी परेशानी हुई। मैं कमरे में गया ही था कि मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे आन खड़ी हुई। मैंने दरियाफ्त किया कि वो कहाँ थी तो उसने मुझसे कहा कि वो सामान सेट करने की खातिर इस कमरे में मौजूद थी। अब की बार मैंने इसे ये नहीं बताया कि मैंने इस कमरे में कुछ आवाजें भी सुनी हैं, क्योंकि मैं इस बात की खोज लगाना चाहता था कि आखिर क्या है इस कमरे में जो बार बार मेरी बीवी वहां मौजूद होती है, और ऐसी कौन सी आवाजें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। तो मैं दिन रात यही सोचता कि वो मुझसे क्या छुपा रही है। मैंने इस बात का जिक्र जब अपने दोस्त से किया तो वो मुझे करीब ही एक बाबा के पास लेकर गया। उसने कहा कि बाबा तुम्हें वो बताएंगे जो आम इंसानों को नहीं मालूम होता। जब बाबा से तमाम तफसील बयान की तो उन्होंने कुछ वक्त लेकर मुझे बताया कि हमारे घर में आसेब है और वो आवाजें इंसान की नहीं आसेबों की हैं। पहले पहल तो मैंने बाबा की बात का एतबार कर लिया, लेकिन मेरा दिल इस बात पर मुतमईन न था। मुझे नहीं लगता था कि किसी आसेब की आवाज है। अब ये अक्सर होता था कि जब भी मेरी बीवी छप कर इस कमरे में जाती तो मैं उसका पीछा करता था, लेकिन सरगोशियां इतनी हल्की हुआ करती थी कि मुझे कोई बात समझ में न आती थी। मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं अपनी बीवी से इस बात के लिए बहस करूं। मुझे लगता था कि मैं कभी इससे इस बात के बारे में पूछ नहीं पाऊंगा। आखिर वो क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे बहुत मलाल महसूस हो रहा था कि इस दिन मैंने अपनी बीवी की बात मानी थी कि मैं इससे एक कमरा बनवा कर दे दूंगा। कभी मुझे लगता था कि मेरी बीवी किसी खास चीज के शिकंजे में आ गई है, कभी मुझे लगता था कि मेरी बीवी एक बदचलन औरत है जो मुझसे छप छप कर इस कमरे में किसी से मिलती है। लेकिन मैं कभी एक फैसले पर कायम नहीं रह पाता था कि किसी भी बुनियाद पर अपनी बीवी पर कोई इल्जाम लगूं। मुझे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी बीवी 24 घंटे इस दरवाजे की पहरेदारी कर रही होती है। जब भी मैं इसकी तरफ जाता मेरी बीवी मुझे कोई न कोई काम कहकर वहां से हटा देती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। अब मेरे जहन पर वो कमरा और उसके दरवाजे को खोलना तारी हो चुका था, लेकिन मैं क्या करता। मैं अपनी बीवी को इस बात के मामले में बताना नहीं चाहता था। मैं खोज लगाना चाहता था और अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने जिंदगी में खुद को इससे ज्यादा बेबस कभी महसूस नहीं किया था। कभी कभी बहुत गुस्सा आता था। दिल चाहता था कि सब कुछ खत्म कर दूं, बीवी को तलाक दे दूं और उसके सारे काले करतूत सामने ले आऊं, मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत न था। एक दिन मैंने मंसूबा बनाया कि मैं दफ्तर न जाऊं और पूरा दिन अपनी बीवी की हर हरकत पर नजर रखूं।
इस दिन मेरी बीवी की काफी तबीयत खराब थी, तो मैंने इसे आराम करने की नसीहत की और खुद तैयार होकर दफ्तर जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने बीवी से कहा था कि तुम पलंग से खड़ी ना होना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी, मैं उसके पीछे छुप गया कि मेरी बीवी को महसूस भी ना हुआ कि मैं घर में मौजूद हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया और मैं देखकर हैरान रह गया कि वो नाश्ता लेकर इस बंद कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर चली गई। वो दरवाजे को ताला लगाए रखती थी। जब मैंने इस ताले के बारे में दरियाफ्त किया था तो उसने कहा था कि उसने अपना कीमती जेवर भी इसी कमरे में छुपा कर रखा है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई चुरा गया तो वो इस कमरे को काट के बाहर का कमरा समझेगा और उस कमरे की तरफ इसका ध्यान ही नहीं जाएगा। इसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर नाश्ता ले गए। मैं 2 लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ और चाय के 2 कप देखकर मेरे तजस्सुस में इजाफा में हो गया। मेरे घर में मौजूद होने के बावजूद मेरी बीवी ने किसी और को इस घर में रखा हुआ है। मैं गुस्से से खोल रहा था कि ऐसा कौन था जिसे वो दिन रात अपने साथ रखती है और मुझसे भी ज्यादा मुकद्दम समझती है। अंदर ही अंदर दिल मान चुका था कि मेरी बीवी एक बदचलन औरत है जिसने मेरे होते हुए किसी आदमी से रिश्ता रखा हुआ है। अब मुझे अपनी बीवी से नफरत होना शुरू हो गई थी। मेरे पैर कांपना शुरू हो गए थे। अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन कदम इतने भारी हो गए थे कि इस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफर मुझसे तय नहीं हो रहा था। लगता था कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है और किसी ने सर से आसमान भी छीन लिया है। अपने आप को इस भरी दुनिया में बेबस और मजबूर आदमी समझने लगा था। ये लगता था कि अपनी बीवी को जान से मार दूं। ये मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है कि मैंने उन चंद कदमों का सफर कैसे तय किया। मेरा पूरा बदन पसीने में शराबूर हो रहा था और मैं दरवाजे को खोलने ही वाला था कि दोबारा से सरगोशी मेरे कानों में आई। मैं अपने हवास में ना रहा। मुझे तो ये सरगोशियां पहले भी समझ नहीं आती थी। तो मैंने दरवाजा खोलते ही एक जोरदार चीख मारी और अपनी बीवी को पुकारा। मैं जो अभी तक अपनी बीवी को तलाक के 3 लफ्ज सुनाने का इरादा रखता था कि अब मुझसे वो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं थी। अगले ही सेकंड में अपने इरादे पर बहुत नादिम था, क्योंकि इसके हाथ में जिसके लिए नवाला था वो मेरी सौतेली माँ थी। मैं अपनी बीवी को कितना गलत समझ रहा था। मैं कभी इसे जादू टूने वाली औरत तो कभी मैंने इसको बदचलन समझा। मेरी चीख की आवाज सुनकर इसके हाथ से नौला गिर गया और मेरी सौतेली माँ, जो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई थी, इसके पसीने छूटने लगे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदम जमीन में गाड़ दिए हैं। अपने आप को ना जिंदों में पा रहा था ना ही मर्दों में। सबा इतने अरसे से मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाए इसकी खिदमत किए जा रही थी, जो मेरा फर्ज था, मगर मैं अपने फर्ज से भागना चाहता था। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी अपनी माँ मानने पर तैयार न था। मुझे वो शुरू से ये कबूल ना थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ की मौत की वजह भी मेरी सौतेली माँ ही है, हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे जहन से कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती थी और मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल करने पर तैयार न था। मेरी बीवी ने कई बार मुझे दबे लफ्जों में समझाया था कि माँ आखिर माँ होती है, चाहे वो पालने वाली माँ हो या पैदा करने वाली। लेकिन इस बात पर मेरी शदीद नाराजगी ने मेरी बीवी को असरार न करने पर मजबूर कर दिया। सबा ये बात जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत बदजन हूँ और मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में सबा से मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें मेरे बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। इसके पास कोई घर रहने को न था। सबा रहमदिल औरत थी, मेरी माँ को अपनी माँ जैसा मानती थी, लेकिन घर में न चाकी न हो, इस वजह से इसने मुझसे ये बात छुपाए रखी और मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह भी दी। वो बहुत परेशानी की हालत में रहती थी, क्योंकि वो दोनों जानिब से फंस चुकी थी। एक तरफ शौहर था तो एक तरफ इसके दिल में रहमदिली कि वो मेरी माँ को भी अपनी माँ का दर्जा देती थी। सबा का इतना बड़ापन देखकर मैं तो चुल्लू भर पानी में ही डूब मरा था। फिर सबा और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बिठाकर मैंने नाश्ता करवाया और तमाम रुदात सुनकर मैं इतना रोया
कि सबा और माँ की चुप करवाने पर भी मेरी हिचकियां नहीं रुक रही थी। आज मुझे समझ आ गई कि अगर इंसान के दिल में नरम गोशा हो तो वो सबा जैसे लोगों की तरह बड़ापन दिखा सकते हैं।